हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मूल अधिकार सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका थर्ड पार्ट है और मैं उम्मीद करूंगी कि आपने स्टार्टिंग के 2 भाग देख लिए होंगे। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वे 2 पार्ट्स देख लीजिए और ये मेरी गारंटी है कि आपको 3-4 पार्ट देखने पर ही आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक सब याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 का संबंध है। तो संविधान में टोटल कितने भाग है? 22 भाग हैं। अगर हम देखें तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। मैं सारे अनुच्छेद ही आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें तो क्या कहता है? ये नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना के बारे में बताता है। भाग कह रही हूँ, आर्टिकल 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा और नाम परिवर्तन के बारे में कहता है। और आर्टिकल 4 जो है आपका, वो पहली और चौथी अनुसूची के अमेंडमेंट यानी संशोधन और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में बताता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है आपका भाग 1। मैं फिर से बता रही हूँ, भाग 1 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। तो आर्टिकल 1 से 4 तक अभी मैंने जो आपको सारे बताए आप देख सकते हैं बैक करके, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में ही बताता है। तो पूरा भाग 1 सिर्फ संघ और राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में अगर हम बात करें तो ये भाग 2 का हिस्सा है और भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट मूल कर्तव्य आता है, देन मूल अधिकार है। अगर हम मूल अधिकार देखें तो ये 12 से 35 तक है और अगर हम मूल कर्तव्य देखें तो ये 51 ए में आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल अधिकार में आपके जो आते हैं वो भाग 3 में आते हैं, जबकि मूल कर्तव्य जो आपके आते हैं वो भाग 4 में आते हैं। थोड़ा नागरिकता के बारे में मैं यहाँ से बताना चाहूँगी आपको। आर्टिकल 5 से 11 जो आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो भाग 2 नागरिकता को दर्शाते हैं। क्या क्या है नागरिकता में? सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय पर जो नागरिकता मिली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान चले गए, भारत से माइग्रेट होकर, उनके पास सिटीजनशिप का अधिकार है, इंडियन सिटीजनशिप का। साथ इसका उल्टा हो जाता है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए उनके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप है। जो आर्टिकल 8 है वो आपका कहता है कि अगर कोई मूल भारतीय का है, अगर कोई मूल भारतीय अगर इंडियन ओरिजिन को कोई बिलोंग करता है और वो भारत के बाहर रहता है तो उसके पास भी भारतीय नागरिकता है। अभी आर्टिकल 9 को समझ लीजिए। आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है, तो अपने आप ही उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है, यानी कि एकल नागरिकता को दर्शाता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नागरिकता के अधिकारों को बने रहने के बारे में कहता है। 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन हो सकता है। तो ये हो गए आपके 5 से 11 आर्टिकल जो कि भाग 2 सिटीजनशिप को दर्शाते हैं, नागरिकता को दर्शाते हैं। मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के बारे में पहले भी बहुत बात हो चुकी है दोनों वीडियोस में, जो हमने पहले 2 पार्ट अपलोड किए हैं। तो आप चाहें तो उनमें अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी फ्रेंड्स, इससे आपको बेसिक तौर पर जब जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 3 के तहत क्या आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ऊपर बताया, ये ऊपर मैंने सारी चीज़ इसीलिए बता दी ताकि अब आने वाले जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो आप बहुत इजीली अब इसको आप ग्रैप कर पाएंगे। अनुच्छेद 3 क्या बताता है? तो अभी हमने ऊपर क्या बताया, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम परिवर्तन, ये आपका अनुच्छेद 3 है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बी देखें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो ये बताया गया आर्टिकल 2 में। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक किस बारे में बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है। ऊपर देख लीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 51 ए में आ गए। सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में आ गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो 51 ए। ऑप्शन सी इसी क्वेश्चन का आंसर, यानी 1 से 4 तक के अनुच्छेद यानी कि भाग 1 में। और नागरिकता आ गई आपकी 5 से 11 यानी भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो देखिए अभी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभी ऊपर करके आए हैं, 5 से 11 बार बार बताया जा रहा है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए सही आंसर आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। 1 से 4 अगर बात कर रहे हैं तो राज्य, क्षेत्रों और संघ के नाम के बारे में। 12 से 35 अगर बात करें तो मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। और 36 से 51 की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो अभी ऊपर ही बताया मैंने, आर्टिकल नंबर 9 कहता है एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान के तहत भारतीय के पास कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, यानी एक ही देश की नागरिकता वो रख सकता है। तो भारत की रख ले या किसी और देश की रख ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया? तो देखिए इसके बारे में बताती हूँ। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था और इसी दिन को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन के कितने तरीके हैं? तो आप सीधे यहाँ से याद कर लीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरीके हैं नागरिकता अर्जन के। भारतीय नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं, जिसमें बार बार संशोधन हुए हैं चीज़ें और तब जाकर आपको क्लियर हुआ है। सिटीजनशिप के सभी आर्टिकल्स मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। आप यहाँ से सीधे इस क्वेश्चन को आंसर को याद कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। किस अनुच्छेद के तहत दोहरी नागरिकता का निषेध है, यानी दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं है इंडिया में? ये कौन से अनुच्छेद आपके देश में इस चीज को रोकता है? तो अभी ऊपर ही हमने एक्सप्लेन किया, आर्टिकल नंबर 9 अनुच्छेद 9 जो है वो क्लियर करता है कि भारतीय मूल के पास सिर्फ एक नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रोविजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए ये भी मैंने आपको भी समझाया था कि किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन हो सकता है। तो अनुच्छेद 11 डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा? तो यह ली गई है इंग्लैंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर राय प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल को दी जाने वाली समय सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। और ध्यान रखिए ये सब चीजें कौन सा आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया, सॉरी आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया। 2 और 3 को मिलाकर इस बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल क्षेत्र हैं। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल हो। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि उन्हें पृथक संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाए? तो यहाँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कराईकल। कराईकल क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि उन्हें पृथक संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का संबंध किस अनुसूची से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथी अनुसूची। अगर आपको पता हो, आपने 4th शेड्यूल पढ़ा हो, तो उसमें क्लियर दिया हुआ है कि राज्यसभा के सीट्स के एलोकेशन के बारे में वहां बात की गई है। तो आपका सही जवाब हो गया चौथी अनुसूची, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित वह समस्त भूभाग जिस पर भारत की संप्रभुता का विस्तार है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, भारत का राज्य क्षेत्र। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लगाकर इसमें आंसर नहीं दे सकते। ये बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं वहां पर सबसे पहले आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है, तो इसको आप कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। नागरिकता का संबंध किस भाग से है? तो ऊपर से अब तक आप वीडियो देखते आए हैं, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है और मैं बता भी नहीं रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको अपने ऊपर डाउट आ जाए तो इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप वहां से टैली कर सकते हैं। नागरिकता का संबंध किस भाग से है, आपको पार्ट बताना है, कौन से पार्ट से है। आर्टिकल मैं बता देती हूँ, 5 से 11 आर्टिकल के बीच में आपके इस नागरिकता से रिलेटेड बातें बताई गई हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली का संबंध में क्या सत्य है? आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं चीज़ों से, आप नए लर्नर हैं, तब भी आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कि दिल्ली से संबंधित क्या सही है यहाँ पर? ऑप्शन सी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति को आपको पता होगा, भारत का पहला नागरिक होने का सम्मान जो है वो राष्ट्रपति जी को ही होता है। तो यहीं से आपका आंसर ये आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए, पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखो 35वां एक अमेंडमेंट हुआ था। ऑप्शन ए से ही मैं लेके चल रही हूँ। पहले 35वां जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में आर्टिकल 2A को इंक्लूड किया गया, 2 को, और उसमें सिक्किम को एज अ पार्टनर ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। उसके बाद 36वां अमेंडमेंट हुआ 1975 में, जिसमें कहा गया कि सिक्किम अब चूज कर लिया गया है एज अ स्टेट इन इंडियन एसोसिएशन। 1975 36वें संशोधन में कहा गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद 42वां एक अमेंडमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो 42वें अमेंडमेंट, 42वें संशोधन जो है उसको द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के नाम से भी जाना जाता है, जो मेनली फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम के लिए जाना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को इस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को, 3 नए वर्ड्स को, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी को प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया था। अगर यहाँ बात करें 73वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1993 में यह प्रोवाइड किया गया था, और इसके तहत पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जिसमें आर्टिकल 243 जोड़ा गया, और भाग 9 में के द्वारा इसे आर्टिकल कह रही हूँ, भाग 9 के द्वारा इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको सभी संविधान संशोधन समझ आ गए होंगे। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? अभी देखिए ऊपर देशीकरण द्वारा, तो ये तो होती है। जन्म द्वारा भी होती है, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो ये तो कॉमन सेंस यूज करके बताया जा सकता है कि ऑप्शन डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यहाँ इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।